नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आपके साथ मैं जेपी शर्मा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपनी तीसरी पारी का पहला पूर्ण बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम विकास के लिए बजट पेश कर रहे हैं और इस विकास के बजट में 75,000 नई नौकरियों की घोषणा से लेकर ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के 1,000 करोड़ के किसान कल्याण कोष से लेकर जयपुर को भिक्षा मुक्त बनाने से लेकर जवाबदेही कानून, राजस्व कानूनों में संशोधन कर प्रक्रिया को सरल बनाए जाने, पदक विजेताओं को 25 लाख या 25 बीघा भूमि दिए जाने, स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना करने, प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों को मुंबई में रियायती दरों पर आवास व्यवस्था उपलब्ध कराने, इकोनॉमिक काउंसिल का गठन करने और संविदा कर्मियों के मसलों का प्राथमिकता से समाधान करने जैसी अनेक घोषणाएं हुई। विपक्ष ने इन घोषणाओं पर सवाल उठाते हुए विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया और कहा कि बजट में कर नहीं बढ़ाने की बात कहकर वाहवाही लूटी जा रही है, जबकि पहले ही पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाकर महंगाई बढ़ाई जा चुकी है। कैसा रहेगा बजट प्रदेश के लिए? क्या वाकई ये विकास का बजट साबित होगा? आज प्राइम डिबेट में इस पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ बिंदु। सीएम गहलोत ने पेश किया बजट। गहलोत ने 2,32,944 करोड़ 1 लाख रुपए का बजट पेश किया। राज्य पर 1,29,910 करोड़ रुपए का कर्ज। बजट में युवाओं के साथ ही किसानों, महिलाओं के लिए कई ऐलान किए गए। जल संकट को लेकर भी कई योजनाओं की घोषणा की गई। 1,000 करोड़ के कृषक कल्याण कोष के गठन की घोषणा। किसानों के 9,513 करोड़ के ऋण माफ किए। कृषि कनेक्शन के लिए अलग से फीडर बनेगा। 5200 करोड़ की योजना बनेगी। पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने की योजना। 211 बड़े बांधों के जीर्णोद्धार के लिए 935 करोड़ रुपए के प्रस्ताव। राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए 21 जिले में 570 करोड़ रुपए के काम होंगे। 29 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 262 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित। 104 नई दवाएं शामिल होगी। निःशुल्क दवा योजना में 70 की बजाय 90 तरह की जांचें भी मुफ्त होंगी। 75,000 पदों पर भर्तियां करेंगी सरकार। 25,000 युवाओं को इस साल लोन दिया जाएगा। जयपुर में 50 करोड़ की लागत से महात्मा गांधी संस्थान बनेगा। मेट्रो फेज 2 की 13,000 करोड़ की योजना के लिए डीपीआर बनाई जाएगी। जोधपुर में एलिवेटेड रोड बनेगी। महामंदिर से आखलिया तक बनेगी एलिवेटेड रोड। और आज हमारे साथ प्राइम डिबेट में सतीश सरीन साहब हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं। प्रकाश भंडारी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। बरसों से आप दोनों मेरे वरिष्ठ साथी बजट को कवर करते आए हैं, विधानसभा को कवर करते आए हैं। प्रकाश भंडारी जी, कैसे देखते हैं आज प्रस्तुत किए गए विकास के बजट को? सारे जितने बजट पेश होते हैं सबको विकास का बजट कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने देखा हो, आज मध्य प्रदेश में कोई सरकार का बजट पेश हुआ था, वहाँ भी कोई नया करारोपण नहीं हुआ। करारोपण ना करना एक शायद जो वित्तीय संसाधन के को नया रूप दे रही है, ऐसा कुछ लग रहा है। करारोपण का तो स्कोप कहाँ है सर स्टेट गवर्नमेंट के पास? सब कुछ तो जीएसटी में चला गया। वैट बचा है पेट्रोल डीजल पर। अब वैट पे, जैसे पेट्रोल और डीजल पे वैट है, तो आज चर्चा में जरूर ये मैं करना चाहूँगा कि राजस्थान में तेल का उत्पादन होता है। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी स्थिति बननी चाहिए जिस राज्य में जिसकी मरुधरा के कोख में से तेल निकलता है, उस राज्य को इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी प्राइसिंग कर सके, और कुछ करों में उसको केंद्र सरकार छूट देनी। हालांकि केंद्र सरकार उस प्रोजेक्ट में साझेदार है, लेकिन जिस राज्य में अमेरिका में है कि जिस राज्य के अंदर तेल निकलता है उस राज्य में और जगह से तेल कुछ सस्ता आता है, तो अगर पेट्रोल और डीजल के अंदर ही अगर राहत दे दी जाए तो ये बहुत बड़ी राहत होती है। उसमें इसका यह है जो मूल्यों पर फर्क पड़ता है, इन्फ्लेशन पर फर्क पड़ता है, महंगाई पर फर्क पड़ता है। अगर कुछ सस्ता हुआ तो एक बात और है। दूसरी यह है कि 37,000 गाड़ियां ऐसे राज्य से पार होती हैं प्रत्येक दिन, तो वो जो बाहर के ट्रक हैं, बाहर की गाड़ियां हैं, बाहर के जो वाहन हैं, वो यहाँ तेल भराएंगे, उसमें राजस्व, अपने आप राजस्व की वृद्धि होगी
और इसका लाभ राज्य को ही मिलेगा। इसके अलावा आपको करीब 8,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 जैसे तेल निकलता है, उसके हिसाब से हर साल आपको रॉयल्टी देती है कंपनी कैंट्स जी। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका लाभ सीधे जनता को कुछ मिले, इसमें पेट्रोल और डीजल के बारे में नई सोच होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। ठीक है, इस पर मैं चर्चा करूंगा और इस पर सतीश सरीन साहब के पास भी आऊँगा। श्याम सुंदर शर्मा जी, आज जिस तरह से यह दावा किया गया कि सभी वर्गों को टच किया गया है और बारीक से बारीक चीज़ों को देखने की कोशिश की गई है, जैसे लिटिगेशन बहुत होते थे, जो पारिवारिक जो संपत्ति का हस्तांतरण होता था उसको लेकर के, और उसमें चोरी से बचने के लिए, दरअसल चूंकि उस पर टैक्स था, ड्यूटी थी, उससे बचने के लिए वैसे ही कागजी कार्रवाई कर ली जाती थी और उस वजह से न्यायिक प्रक्रिया जुडिशरी की शरण में जाना पड़ता था। उससे बचा जाएगा। इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी बातें आज कही गई हैं। बड़ी बातें जो होती हैं वो तो होती हैं, बजट आवंटन जो होता है वो होता ही है। उसके अलावा ये कहा गया कि बारीक चीज़ों को पकड़ करके इस तरह से गूंथा गया है बजट को कि लोगों को परेशानी कम से कम हो और लोगों के, आदमी के दैनिक जीवन के भी अलग अलग पहलुओं को छुआ जा सके। क्या वाकई ऐसा महसूस किया आपने? देखिए जेपी शर्मा जी, क्योंकि मुख्यमंत्री जादूगर राजनीतिक हैं, वो उन लोगों को कुछ दे करके, थोड़ा थोड़ा दे करके अपने आप को स्थापित करने में माहिर हैं। वो उन्होंने आज करके दिखाया कि मोहल्ला क्लिनिक शहर में खोल देंगे। जो दिल्ली में इलाज था, हम क्योंकि निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क बाकी चीज़ें जांच वाँच दे रखी, तो हम क्यों नहीं मोहल्लों में भी इसको स्थापित करते। तो मोहल्ला क्लिनिक योजना जयपुर को एक देखिएगा, यूनेस्को ने हमको वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में स्थापित किया। तो उन्होंने कहा कि हम जयपुर को भिक्षा मुक्त बनाएंगे, जिसमें और फ्री व्हीकल जोन का क्षेत्र बना के रखेंगे, जिससे कि ये लगे कि यूनेस्को ने कुछ दिया है तो इस शहर ने भी आने वाले पर्यटकों को कुछ देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मेट्रो का सेकंड फेज भी ला रहे हैं, 4 दीवारी वाला भी पूरा हो गया है। तो और देखिएगा, हमारे यहाँ सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि राहुल गांधी ने जो किसानों के कर्जे माफ़ करने की बात कही थी जी, और इन्होंने कहा भी है कि 9,153 करोड़ का कर्जा हम माफ़ करने जा रहे हैं। अब उसका, और पिछली वाली सरकार 2,000 करोड़ रुपए दे के गई थी, प्रावधान करके 8,000 के कर्जे माफ़ करके 6,000 का उसकी भी भरपाई हम करेंगे, उन्होंने बजट में आज दिखाया है। लेकिन इसके कारण हमारे विकास की बहुत सारी चीज़ें, मुख्यमंत्री जी का मन अच्छा है, क्योंकि आर्थिक स्थिति जब आपकी सुधर नहीं होगी तो आप चाह कर के भी पैसा नहीं दे पाओगे। आप देखिएगा कि आज हमारे पास हमारा जो कर्जा है 3,09,385 करोड़ का राजस्थान पर कर्जा है। उनका कहना था वित्तीय कुप्रबंधन बीजेपी की सरकार ने किया। उसका परिणाम है कि हमारे, जब हम गए थे 1 लाख कुछ करोड़ हमारे पास कर्जा था, ये बढ़कर के 3,09,000 से अधिक का कर्जा हमारे पर हो गया। तो हमको उसको चुकाने में, और उन्होंने देखिए बिजली योजना के लिए पर, उदय योजना पे भी आज सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने हमको दिया कुछ भी नहीं, कर्जा हमारे पर माफ करके और कर्जे को लाद के दे दिया। तो ये सारी स्थिति जिस प्रकार से वो गिना रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि ईस्टर्न कैनाल हमको बना के चले गए आप। अब हम चाहेंगे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आप चुनावी वादे में कह रहे थे 25 सीटें आपकी दे भी दी, तो क्यों नहीं हमको ईस्टर्न कैनाल वाला दे दो। तो हम बहुत सारी चीज़ें हमारी, और उन्होंने देखी छोटी छोटी योजनाएं, पानी की योजना, चंबल से किस प्रकार से पानी कहाँ लाया जाए, उन्होंने 3-4 जगह की योजनाओं को स्वीकृत DPR बनाने और स्वीकृति करने की बात भी कही। लेकिन श्याम जी, इस मामले में 1 मिनट आपको बीच में रोक रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा। सतीश जी की पार्टी तो ये कह रही है ना कि तमाम योजनाएं तो हमारे समय की थी, एक भी कोई नई चीज़ उन्होंने शुरू नहीं की, और उनके नाम बदल दिए और वाहवाही लूट रहे हैं। सतीश सरीन साहब जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। आज का आपने बजट अगर देखा हो तो मुख्यमंत्री जी ने जो शुरुआत करी, पहली लाइन ये बोली कि वो सपनों का बजट देते हैं और हम वास्तविकता का बजट देते हैं। लेकिन जो आज योजनाएं दी गई हैं उसका रोड मैप उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने बजट में बहुत बार पिछली सरकार की खामियां गिनवाई, जो पॉलिटिकल है, जो उनको करना उनका धर्म बनता है। लेकिन उन्होंने जो बजट में योजनाएं दी हैं उसका कोई रोड मैप नहीं है कि इन योजनाओं का कैसे निपटारण होगा। उन्होंने अभी पर्यटन की बात आपने बोली, पर्यटन में जो पर्यटन राजस्थान का मुख्य उद्योग आज की तारीख में पर्यटन है,
जो पर्यटन को बहुत थोड़ा सा उन्होंने दिया है कि एक संग्रहालय बनेगा, एक वो नदी ठीक होगी, एक कोई बावड़ी ठीक होगी, वो पर्यटन में नहीं आता। पर्यटन में बहुत सारी चीजें हैं, पर्यटन में कानून व्यवस्था भी आती है। आज कोई बाहर से यहाँ पे इसलिए नहीं आना चाहता कि यहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। उन्होंने बोला हम संवेदनशील सरकार देंगे, लेकिन ये सरकार इतनी संवेदनशील नहीं है। आप देखिए कोई रेप होता है तो उसका केस दर्ज नहीं करते क्योंकि चुनाव चल रहा है। किसी की डेथ होती है, उसका बच्चा, आप अभी रोज अखबार में पढ़े होंगे, 3 दिन से चक्कर काट रहा है एफआईआर के लिए, एफआईआर दर्ज नहीं करते। वो तो आपके कोलीग भी रहे हैं। तो आप ये देखिए ये सरकार कैसे संवेदनशील सरकार हो सकती है जो कानून व्यवस्था के बारे में अपने बजट में कुछ भी ना बोले। इन्होंने नौकरियां बोली हैं, लेकिन पुलिस में कितनी नौकरियां खाली हैं, पुलिस को इन्होंने एक भी नौकरी इस 75,000 में पुलिस में नहीं बोली। ये अपने चुनाव से पूर्व भाषण में बोला करते थे कि 2 लाख नौकरियां खाली हैं। क्यों नहीं इन्होंने 2 लाख नौकरियां दी उस टाइम? इसका मतलब इन्होंने जनता को भ्रमित किया, झूठ बोला। ये बजट केवल और केवल पुलिंदा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। अच्छा सतीश सरीन जी, सबसे ज़्यादा नज़र जिसके ऊपर रहती है वो टैक्स है, और जीएसटी के दायरे में ज़्यादातर आ चुका है। पेट्रोल डीजल के ऊपर सबकी नज़र रहती है कि वैट का क्या होगा। वैट उन्होंने पहले ही बढ़ा दिया और ये आपकी तरफ से मामला उठाया गया, जिसके जवाब में अशोक गहलोत ने कहा कि क्यों नहीं केंद्र सरकार इसको जीएसटी के दायरे में लाती है, इससे तो आम आदमी का भला होगा। तो गेंद आपके पाले में है। देखिए जीएसटी काउंसिल जो है वो इस बात को निर्णय लेती है, उसमें सारी स्टेट्स होती हैं, इसमें खाली केंद्र का रोल नहीं रह गया है। आपको पता है अभी तक जो भी हुआ है जीएसटी काउंसिल में हुआ है। अगर भविष्य में जीएसटी काउंसिल इसमें निर्णय लेती है तो केंद्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल एक बॉडी है जो ये सारे निर्णय लेती है, और उसमें राजस्थान सरकार भी है और भी कांग्रेसी सरकार है। ये दिलचस्प है साहब, ये दिलचस्प बात है। इसमें कांग्रेस ये कहती है बढ़िया है, करो, आप करो। आपकी पार्टी कहती है बहुत बढ़िया है, करो, सब मिल करके करो। तो ये होता दिखता नहीं है दूर दूर तक। नहीं, बिल्कुल होगा साहब, ये अगर सही तरीके से उठाया जाएगा तो ये होगा। आपने जीएसटी, सरीन साहब ने जीएसटी की बात की है जी। अब आज मुख्यमंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, उन्होंने डिमांड करी। और उसका ये कि जीएसटी के दायरे में लाने के बाद ये होता है कि उसके जीएसटी जो लगती है वो पूरे देश में एक तरह की लगती है। ऐसी स्थिति में आप देखिए परिवहन पर जब ज़्यादा बोझ, ज़्यादा भार आता है तो चीज़ें महंगी होती हैं। जीएसटी की चूँकि केंद्र सरकार आज भाजपा की है, सरीन साहब वहीं से आते हैं। मेरे ये कहना है कि अगर अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए, तो ये तो बिल्कुल वाजिब मांग है। हाँ बिल्कुल वाजिब मांग है, ये तो मैं कह रहा हूँ। और ये जीएसटी काउंसिल में औपचारिक रूप से रखी जानी चाहिए राज्य सरकार की तरफ से। मैं इससे आगे की बात ये कहता हूँ। दूसरी बात ये है श्याम सुंदर शर्मा जी, जो 2 व्हीलर्स को, बाइक्स को, मोटर बाइक्स को आज महंगा किया गया और ये तर्क दिया गया कि महंगी मोटरसाइकिल्स अगर कोई खरीद रहा है तो 10-20 हज़ार रुपये और महंगा चुका देगा, क्या फ़र्क पड़ता है। जिस आदमी की हैसियत 15 लाख की बाइक खरीदने की है, 10 लाख की बाइक खरीदने की, पता नहीं कौन सी बाइक आती है वो इतनी महंगी, उनको खरीदने की है तो थोड़ा टैक्स और दे देगा आदमी। इससे आगे बढ़कर सोचने का समय नहीं आ गया क्या? पेट्रोल डीजल की जब बात चली, 1 मिनट प्रकाश जी, तो इससे आगे बढ़कर सोचने का समय क्या नहीं आ गया है? आप महंगी गाड़ियों के लिए महंगा पेट्रोल डीजल को महंगा क्यों नहीं करते? देखिएगा जेपी शर्मा जी, क्योंकि पेट्रोल डीजल पे 4% वेट लगाया, उससे लेकर के 10,000 करोड़ का भार जनता पे पड़ेगा। ये आज प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे, गुलाब चंद कटारिया। अब देखिएगा वो अपने ज़माने को भूल जाते हैं। 8,000 करोड़ का वित्तीय प्रावधान नहीं किया, आप सड़क के आदेश करके चले गए। योजनाएं थी, योजनाओं को क्योंकि आप आधी योजना बन गई, पैसे का पेमेंट करना पड़ेगा इस सरकार को। तो पहले वाली सरकार निश्चित रूप से बिना बजट के जो योजनाएं दे के गई है उसका भार आज पड़ रहा है। उसमें मानना चाहिए कि पुरानी सरकार निश्चित रूप से चुनाव को जीतने के लिए जो कुछ करके गई, 50,000 करोड़ का 50,000 का कर्जा माफ़ करेंगे, आपने शुरुआत की थी। नहीं तो राहुल गांधी को सपना नहीं आता कि हम पूरा कर्जा माफ़ करेंगे। वो निश्चित रूप से कर्जा माफ़ करके आ गए सत्ता में, लेकिन आज सत्ता में आने के बाद जो वित्तीय संकट इस प्रदेश के ऊपर पड़ा है, आप देखिएगा जिस प्रकार का आज देखिएगा हमारे पास राजकोषीय घाटा और आप राजस्व घाटा कितना है, आप देखेंगे तो बड़ा हमको लगता है कि हमारा स्टेट कैसे विकास करेगा। विकास के लिए पैसा नहीं है। इस पर सतीश जी कुछ बोलें। देखिए, आप योजनाओं की बात कर रहे हैं। योजनाएं जो भी
इन्होंने लगाई हैं अभी जो आज की बजट में है। 8,000 करोड़ का पैसा नहीं था, आप कर गए स्वीकृत, उसके आभार अभी पड़ा हुआ है। देखिए, अब उसकी बात बताइए कैसे कर गए, चुनाव जीतना था इसलिए कर गए आप। तो ऐसा नहीं होता है, जो भी ऐसा नहीं है, योजना काम तो बनती है वो प्रावधानों के हिसाब से बनती कोई है। प्रावधान नहीं आप था। ये देखिए, अगर सरकार बीजेपी की आती उनको भी तो उन योजनाओं को पूरा करना ही पड़ता ना। आपने किया ना, सरकार 8,000 करोड़ चली का जाए, कर्जा माफ किया, सरकार 2,000 करोड़ में 8,000 करके अगर होता है क्या सरकार कर्जा अगर माफ? चली जाए, सरकार आ जाती तो बीजेपी को कर्जा माफ करना ही पड़ता ना, उसके लिए प्रबंधन किया जाता। आप ये देखिए, इन्होंने जो भी योजनाएं डाली हैं, जो भी योजनाएं आज निकाली हैं, या तो पुरानी योजनाओं का बीजेपी गवर्नमेंट का नाम बदल के रख दिया है। जल स्वावलंबन को इन्होंने राजीव गांधी जल संचय कर दिया, और जो भी योजनाएं, या फिर वो योजनाएं करी हैं जो केंद्र से इनको पैसा मिलना ही मिलना है। तो जवाहरलाल नेहरू करेंगे, उसमें दो राय नहीं। आप दीनदयाल जी क्यों करते आप हैं? देखिए, नहीं वो नहीं, नाम पे नहीं जाते हम। बात यह है कि योजनाएं वही पुरानी चलाई, इनमें क्यों हिम्मत नहीं होती कि उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाने की हिम्मत क्यों नहीं होती? बढ़ाए ना, कौन सी? और ऐसी सरकार से जो मिलनी है योजना, वो भी ये देखिए, एक ग्रामीण आज एक सवाल का जवाब दीजिए श्याम जी। बजट के ऊपर तो दिन भर से चल रही है समीक्षा, मुझे समझाइए, अशोक गहलोत ने ये कहने के लिए कि चुनाव से पहले ही, राजस्थान के विधानसभा चुनाव के पहले ही हर गांव ढाणी से ये आवाज़ आ रही थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनने चाहिए, दूसरा कोई नहीं बनना चाहिए। राहुल गांधी ने लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रदेश के विकास के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करें। ये कहने के लिए आज का मौका अशोक गहलोत ने क्यों चुना? देखिए जेपी शर्मा जी, आज वो जिस भावना से बोल रहे थे, जो परिस्थितियां चल रही है देश में, तो उन्होंने कहा राहुल गांधी ने मुझे ऐसे ही नहीं बना दिया मुख्यमंत्री। ये गाँव की ढाणी, गांव का आवाज़ आ रही थी कि अशोक गहलोत बनेंगे मुख्यमंत्री। नाम बहुतों के चला दिए, लेकिन मुझे बनाया। मेरा अब कर्तव्य बनता है कि राहुल गांधी ने जो जो कहा है, मैं निश्चित रूप से उस दस्तावेज को सरकारी दस्तावेज के आधार पर मान रहा हूँ। उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को लाने का प्रयास किया इस धरातल पे, और मैं मानकर चलता हूँ, क्योंकि वित्तीय संकट तो है, लेकिन वित्तीय संकट को किस प्रकार से दूर करते हुए आम लोगों को कैसे राहत दी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो उन्होंने, देखिए, मुख्यमंत्री रोजगार योजना शुरू करने की बात कही है। उन्होंने कहा आगामी 5 साल में 25,000 युवाओं को 1 लाख का लोन 1 लाख युवाओं को दे पाएंगे। अब ये चीज़ें कुछ इनोवेशन किया है, नया किया है, तो आपको मानना चाहिए कि वो इनोवेशन किस प्रकार से लागू होगा शहर में। आज उन्होंने ये बात कही, उसके पीछे क्या ये है श्याम जी कि जो संदेह का वातावरण बना हुआ था उसमें ठहराव आ गया। मैं आपको ये देखिए, जेपी शर्मा जी, उन्होंने संदेश दे दिया। अब संदेश के बारे में कांग्रेस जन या कोई भी कोई समझे वो बात अलग है, लेकिन वो स्पष्ट कह गए कि मैं अपने आप नहीं बनाऊं, मेरी बहुत सारी योग्यताएं, बहुत सारी चीजें थी, उसका आदर राहुल गांधी ने किया। और राहुल गांधी ने मुझे जो कुछ दिशा निर्देश दिए, मैं कुछ भी करूंगा। 24 घंटे काम करना पड़ेगा मंत्री को, अधिकारी को, इसलिए जवाब दे कानून ला रहे हैं, बहुत सारी नीतियां। देखिए, इलेक्ट्रिक मैं आपको इस बारे में बताऊं, इन्होंने बोला पॉलिटिकल जादूगर हैं। गहलोत साहब कुछ भी बोलते हैं उसका कोई मतलब ऐसा नहीं होता, उसका मतलब ना हो। यहाँ पर जो देश की परिस्थितियां खराब है ये बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की परिस्थितियां खराब है देश में, उस वजह से उन्होंने कि अपनी एक कुर्सी को बचाए रखने के लिए ऐसी बात। ठीक है सर। प्रकाश भंडारी जी, आप लेंगे सचिवालय ब्यूरोक्रेसी को आपने बहुत नजदीक से देखा है। आज अशोक गहलोत साहब का एक बहुत ही गहरा कंसर्न दिखा ब्यूरोक्रेसी को लेकर। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सारा दारोमदार होता है, सारे अफसर बेहतर काम करते हैं, 1-2 अफसर ऐसे भी हैं, लेकिन ये भी उन्होंने कोट किया जिनको मेरा बस चले तुम बर्खास्त कर दो। ये पीड़ा कहाँ से उभरती है? देखिए, वो जवाबदेही वाली बात भी कि उन्होंने कही थी। हाँ बिल्कुल, पिछले सरकार में जो उन्होंने ये कानून बनाया था वो जवाबदेही का ही था करीब, लेकिन उसको न तो अशोक गहलोत की पिछली सरकार उस पर कुछ कर पाई और न वसुंधरा राजे की सरकार कुछ कर पाई। अब ये कुछ नए सिरे से ये सोचते हैं कि देखिए, सरकार जो सरकारी तंत्र वो चलाते कौन है? वो नौकरशाही चलाती है। तो उन्होंने उस पर शिकंजा कसने की कोशिश की है, और ये क्या है कि उसको ये जो सिर्फ कानून जो है जो हमने बनाया था उसका हमें कोई लाभ नहीं मिला, उसको उसके क्रियान्वयन में की शायद जो प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी वो भी नहीं है। अब कुछ इस तरह से जवाबदेही के को नए सिरे से देखा गया है, और सरकारी कर्मचारियों को ज़्यादा और अधिक संवेदनशील और ज़्यादा वो बढ़िया तरीके से काम करें और पूरे निष्ठा से काम करें। इसके लिए कोई योजना है उनकी दिमाग में, इस पर काफ़ी उन्होंने स्ट्रेस भी किया था। अगर आज आप देखें तो काफ़ी उस बात पे बात भी की थी उन्होंने। तो ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत की जो का इशारा था वो ये था कि वो प्रशासन को नए सिरे से सुचारू रूप से
संचालित करने के लिए यह सरकार उनकी जो है कटिबद्ध है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।